नमस्कार। झारखंड विधानसभा का चुनाव इस बार नेशनल चुनाव से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं वो सब झारखंड के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के चुनाव का इतिहास अगर हम हमेशा देखें तो यहां पर लोकल मुद्दे, आदिवासियों से रिलेटेड मुद्दे और खासकर विकास किसने किया किसने नहीं किया, ये मुद्दे ज्यादातर हावी रहते थे। लेकिन इस बार तो ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी भविष्य में राजनीति किस ओर करवट लेगी। यानी जो मुद्दे यहां पर उठ रहे हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भी शायद दिखाई दे। तो एक तरफ बीजेपी का ये तमाम जो नारा है वो है और दूसरी तरफ विपक्ष जो कि ये कह रहा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चली और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, ऐसा हेमंत सोरेन कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि 24 घंटे से एक चेहरा जिनकी चर्चा रांची से लेकर पूरे झारखंड में हो रही है वो हैं डॉक्टर रविंद्र राय, जिनको बीजेपी ने अपना अभी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इतनी जल्दबाजी में क्यों नियुक्त किया? एक इसकी वजह यह भी है कि इन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए पहली बार बीजेपी बहुमत की सरकार जब झारखंड में बना पाई तो वो अध्यक्ष यही थे और इसीलिए इस बार भी बहुत सारी उम्मीदों के साथ इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही स्वागत है आपका डॉक्टर रविंद्र। लेकिन धन्यवाद। पहले तो आपको डीडी न्यूज़ पर आने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सवाल यह है इतने आनन फानन में बीच चुनाव में ये फैसला क्यों लेना पड़ा पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित भाई ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और दो हमारे बड़े ही प्रखर राजनीतिज्ञ के रूप में जिनको प्रस्थापित हैं देश में, ऐसे शिवराज भाई चौहान और हेमंता विश्व शर्मा जी प्रभारी बना के यहाँ भेजे गए। इन लोगों ने चुनाव की गति को किसी भी रूप में कमज़ोर ना हो, इस दृष्टि से शायद उनको लगा कि अभी एक जब हमारे अध्यक्ष चुनाव के मैदान में हैं तो ऐसे अवसर पे एक कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो कार्यकर्ताओं से और जनता से संवादहीनता की अवस्था नहीं पैदा हो। तो मुझे लगता है कि एक सोची समझी उनकी नीति है जिसके तहत हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं और मेरी ये कोशिश है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर एक प्रकार से कही राजनीति के लिए एक आपातकाल होता है चुनाव, ऐसे अवसर पर मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है तो मैं उसको कैसे पूरी तरह से खरा उतर के पूरा करूँगा इसकी मैं कोशिश करूँगा। डॉक्टर रविंद्र, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने जब इस खबर को देखा और पढ़ा तमाम कल से लेकर अब तक, इसको नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन बागी क्लीन। आप बागी थे क्या? देखिए, मैं तो बागी हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछले 49 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार से जुड़ा हूँ और 1984 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अब मेरे तो रोम रोम भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बसती है और पलती है। तो इसलिए बागी की कहीं हम लोग की गुंजाइश नहीं होती, ये तो हमारे डीएनए में नहीं है। परिस्थितियां जो राजनीतिक बनती हैं उसमें से कई बार समाज की नज़रिया, उसके कमेंट्स, उसके कुछ सोचने के तौर तरीके, उससे राजनीतिक दल की कार्य पद्धति भी प्रभावित होती है। नीयत हमारी अच्छी है या कैसी है वो नहीं देखते, समाज अपने ढंग से सोचता है। तो हम सामाजिक संतुलन, राजनीतिक संतुलन, कार्यकर्ता और आम मतदाता के बीच का संतुलन, इन सब बातों को ध्यान में रख करके समय समय पर अलग अलग गुणों से जो लोग हैं उनको जगह जगह पर लगाते हैं। आज की तारीख में हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी संगठन ने दिया है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा गंभीर चुनौती है और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है। रविंद्र जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो आपने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया या फिर कि शिवराज सिंह चौहान, यहाँ तक कि बीएल संतोष, जितने भी ऐसे कार्यकर्ता हैं या जो टिकट के लिए दावेदार थे और उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय हैं, सबके पास पर्सनली जाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आप तो अपने जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, आप दोनों की कंस्टिट्यूंसी भी लगभग सेम है, तो इस वजह से क्या कुछ खतरा था और इसी वजह से कुछ मना लिया गया आपको? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी को हम सिर्फ पार्टी नहीं मानते,
बीजेपी को हम परिवार मानते हैं, और परिवार में एक छोटा सदस्य भी यदि नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, उसके मन में खिन्नता आ जाए, तो हम उसमें अपना मान सम्मान नहीं देखते। परिवार को बचाने के लिए शीर्ष के नेता भी उस कार्यकर्ता के घर जाते हैं, और कोई भी कार्यकर्ता उसके घर जाकर के कहता है तुम मेरे परिवार हो, तुम कैसे अलग हो जाओगे। और उनको फिर अपने जो हमारे विचार के रिश्ते हैं, जो हमारे वर्षों वर्षों से काम करने के जो मेरे उनके साथ लगाव हैं, उनको हम याद दिलाते हैं, और फिर वो पिघलते हैं, उनके हृदय भरते हैं, और हम लोग सब एक हो जाते हैं। तो अभी सब एक है या इस बार चुनौती है? ये संस्कार भाजपा में है, दूसरी पार्टियों में नहीं। वहाँ तो सौदा है, हमारे यहाँ समझौता और रिश्ता है। तो इस बार हम माने कि जो नाराजगी वाले लोग हैं उनसे कोई खतरा नहीं होगा और सब एक हो जाएंगे। हम नाराज रहने नहीं देंगे किसी को। अच्छा। मेरा विश्वास है कि मैं 99% लोगों को जो वास्तव में विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी में काम कर रहे थे, किसी बदनीयत से यदि बीजेपी में आए थे तो नहीं मानेंगे, लेकिन यदि सही नियत से बीजेपी के राष्ट्रवाद को अपना कर आए थे तो 99% लोगों को जो उनका सम्मान है वो देंगे, क्योंकि वो सम्मान मेरा परिवार है। उसको सम्मान देने में हमको किसी प्रकार की कोई अपमान नहीं है। आखिर परिवार में एक छोटा सा बच्चा भी यदि रूठता है तो उसको खिलाने के लिए, उसको उसके आंसू पोंछने के लिए दादा दादी, पिता, चाचा सब लगते हैं। हमारे परिवार, बीजेपी परिवार में हम ये माहौल बना के रखते हैं। रविंदर जी, कितनी कॉन्फिडेंट है इस बार बीजेपी? क्योंकि इस बार बीजेपी ने नारा बदल दिया। पिछले चुनाव में नारा था अब की बार 65 पार, इस बार मैं सुन रही हूँ 51 पार। तो ये इतनी सीटें कम क्यों की जा रही हैं इस बार? ये देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि मैं 2014 में प्रदेश का अध्यक्ष था, और मैंने उस समय एक मेरी कोशिश थी कि झारखंड के इतिहास में अब तक बहुमत की सरकार नहीं बनी है। 2000 में राज्य बना, और उस समय से लेकर के राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। लगता था जैसे झारखंड राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, लेकिन अपनी परिपक्वता झारखंड दिखाए। हम राज्य बनने के अवस्था में थे, इसलिए राज्य बने। तो हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का प्रयास किया और पूर्ण बहुमत सरकार बनी। अब कई प्रकार के वातावरण बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब इस बार तो मेरा ये लक्ष्य है कि हम 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा। हम भले लक्ष्य 51 की कभी किया होगा, लेकिन अब जो वातावरण बना है उसमें से मेरे मन में ये विश्वास जगा है कि हम 2/3 बहुमत का सरकार बनाएंगे और झारखंड में इतिहास बनाएंगे। आपने जो कहा कि स्थिरता वाली सरकार चाहिए, हेमंत सोरेन कुछ दिनों से लगातार एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसी भी आदिवासी सीएम को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, और जो छत्तीसगढ़ से आए रघुवर दास, उनको कार्यकाल पूरा करने दिया। आदिवासियों के खिलाफ है बीजेपी, ऐसा वो मानते हैं। देखिए, जेएमएम तो आदिवासी को अपना राजनीतिक शिकार बनाता है। झारखंड राज्य के आंदोलन के ना कहते हैं झारखंड को मैंने लड़के लिया है। ये लड़के क्या लेंगे? ये चुनाव में 15 सीट 16 सीट जीतते थे जब बिहार था। लालू प्रसाद जी की राजद पार्टी थी, और उनको जब विधायक की कमी हुई वो नारा देते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। उनकी सरकार बनाने के लिए अपने विधायकों का सौदा करते थे। कौन? जेएमएम के लोग। राजद को समर्थन दिया बिहार में, उनको राज्य नहीं मांगा, बोला सरकार आप रखो, झारखंड नहीं बने वरना हमारी राजनीतिक रोटी खत्म हो जाएगी। और दिल्ली में जब कांग्रेस को जरूरत पड़ा नरसिम्हा राव के समय, तो दुनिया जानती है 50-50 लाख में इनके 6 एमपी थे, 6 बिके। तो कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ये झारखंड की जमीन पर राजनीतिक सौदेबाजी करने वाले और व्यापार करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड का जो यहाँ की जो जरूरत थी, यहाँ की गरीबी, यहाँ की उपेक्षा, इसको महसूस किया, और अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य बना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि झारखंड भाजपा की कोख से पैदा हुई है। इसकी सुरक्षा, इसकी सेवा करना भाजपा का सिर्फ राजनीतिक नहीं, हमारा नैतिक दायित्व है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है तब तक झारखंड को बर्बाद करने का मौका किसी को हम नहीं देंगे। और आज हम आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, इन सब के बीच में हम एक समन्वय बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं
राज्य इसलिए नहीं बनता था कि ये आदिवासी गैर आदिवासी का संघर्ष कराते थे। लगता था ये अलग राज्य बनेगा तो यहां सामाजिक विद्वेष होगा, खूनी संघर्ष होगा। ये जमीन लूटते थे, खेत लूटते थे, खलिहान लूटते थे। ये लालखंड की बात करने वाले जेएमएम के लोग हैं। भाजपा ने कहा, सबको भरोसा दिया, आदिवासी भाई को भी दिया, गैर आदिवासियों को भी दिया, सदान को दिया, सवर्णों को दिया, पिछड़ों को दिया कि झारखंड बनेगा तो सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा, सबका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। और यह विश्वास देने के बाद झारखंड राज्य बनाया गया। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो अटल जी और आडवाणी जी के सपनों को साकार करने के लिए एक विकसित झारखंड बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं डबल इंजन की सरकार चले। आपने अभी अपने स्टूडियो में ये जो चित्र लगाया है जी, ये देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा है। ये कब बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। आज यहां जो न्यायालय बना है, उच्च न्यायालय, ये हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया उच्च न्यायालय बना है। किसके कार्यकाल में बना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम हमने यहां पर किए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे तो एक मेरा नैतिक और एक प्रकार से कहिए कि मेरी जिम्मेदारी है झारखंड का पालन पोषण करना, वरना मैं गुनाहगार हो जाऊंगा भविष्य के लिए। रविंदर जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हेमंत सोरेन या जेएमएम की सरकार इतने लंबे समय से यहाँ है। 18 साल का समय तो बीजेपी का रहा। बीजेपी ने 18 साल में ये जितने भी आप मुद्दे गिना रहे हैं क्या कर दिया? क्योंकि अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे पास किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि अभी भी वो यहीं के रहने वाले हैं कि गोड्डा में अगर अभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर अस्पताल नहीं है। तो ये सब तमाम जिम्मेदारी आपको लगता है सिर्फ जेएमएम की है या जिन्होंने इतने समय और भी राज किया उनकी भी होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी राज्य में सरकार चलाने वाले तमाम लोगों की है और भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः सभी क्षेत्र में, आज देवघर में एम्स बना है, गोड्डा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीजेपी की देन है। पूरे झारखंड में हमने, जहां एक रिम्स था और एक धनबाद में मेडिकल कॉलेज था, एक जमशेदपुर में, आज 5 नए मेडिकल कॉलेज आए, एक एम्स आया और वो संथाल परगना में आया। तो लोग बातें कुछ छिपाते हैं और हर जगह से हर चीज नहीं होता है। कृषि विश्वविद्यालय के लिए गोड्डा में हमने तय किया, आज वहां पावर प्लांट बन रहा है। आज वहां की जो कोलवरी कभी घाटे में चलती थी वो नफा में चली गई। तो वातावरण बदला है। तो ये सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले, असंतुलन पैदा करने वाले लोग भ्रम फैला रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए एक जागरूक पार्टी के नाते और जिम्मेदारी के नाते काम कर रही है। ये आपने डबल इंजन की सरकार की बात की, यही आरोप जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वो लगाते हैं कि जहां पर डबल इंजन नहीं है वहां पर अनदेखी की जा रही है सरकारों के साथ। हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि केंद्र से हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नाचन न आए अंगनवा टेढ़, हम लोग गांव में एक कहावत है। सब जगह है कहावत। तो अब इनको विकास करना जी नहीं आता नहीं, ये वो मुद्दे उठाएंगे जो विवाद के मुद्दे होंगे। हम वो मुद्दे नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे वो राजनीतिक जीवन यात्रा में नहीं है। ये करेंगे मुस्लिम की बात, सांप्रदायिकता की बात, ईसाई की बात, पिछड़ा की बात, अगड़ा की बात, आदिवासी गैर आदिवासी की बात। हम बीजेपी के लोग कई बार लोगों को समझाने के लिए इन बातों को जरूर चर्चा करते हैं उनसे, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि झारखंड में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, उसका जो अधिकार है और उसका जो सम्मान है उसकी रक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि राजनीतिक सत्ता में बैठ गए तो कहीं भय पैदा कर दे। और अभी मेरे 65 वर्ष की जीवन में मुझे कभी याद नहीं है कि ऐसी घटना घटी हो। दुमका में जहां जेएमएम का हेडक्वार्टर है वही उसका केंद्र बिंदु है संचालन का। पिछले 1 वर्ष पहले एक आदिवासी बेटी को एक हवसी ने, जब उसके हवस के शिकार नहीं बना पाया, जिंदा पेट्रोल छिड़क के जला दिया। ये इतिहास झारखंड में बना। अभी कुछ महीने पहले गोविंदपुर में 4-5 बलात्कारियों ने एक बेटी के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरी झारखंड में
चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सरकार का जो मंत्री है MABS कहता है मैं डॉक्टर हूं, वो एक नेत्री हमारी सीता सोरेन के बारे में जिस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, हम बोल नहीं सकते। आपको लगता है वो बैकफायर करेगा जो उन्होंने बयान दिया, क्योंकि बहुत चर्चा में है वो बयान? मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने जो विषय जो बात बोली है, तो मैं समझता हूं कोई भी सभ्य आदमी ऐसा बोल नहीं, और वो तो मूर्ख भी नहीं है। उस मंत्रिमंडल में अधिकांश जो हैं वो कम ही पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन उनकी जो हालत है, वो कहते हैं हम डॉक्टर हैं, और उसके बाद में एक महिला के बारे में जिस प्रकार की उसका उपमा दिया, मैं समझता हूं ऐसे लोगों को तो लोकतंत्र में घृणा के पात्र हैं, और उसको तुरंत सरकार को हटा देना चाहिए था। ये जो आपने मुद्दा उठाया डेमोग्राफिक चेंज की बात है, ये तो बेसिकली घुसपैठिए और डेमोग्राफिक चेंज, ये दोनों चीजें अपनी तरफ है, लेकिन जब सवाल ये उठता है कि झारखंड में इस बार हिंदुओं की सरकार बनेगी, तो ये सही है ये स्टेटमेंट देना इस तरह का बीजेपी की तरफ? बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपने नहीं कहा, लेकिन नहीं, आप ही के एक वरिष्ठ नेता ने कहा। हाँ। बीजेपी में सबका सम्मान है, परंतु यदि जिस समय हम समाज के बीच जा रहे हैं, मतदाता के बीच में गलतफहमियां दूर करने की हमारी प्रयास होती है। मैं तो जब अध्यक्ष था तो लुइस मरांडी जी को मैंने चुनाव लड़ाया था, वो मंत्री भी रही। अब इस बार टिकट ना दे पाया तो वो बिगड़ के चली गई, मेरी बहन है वो। हाँ, तो उनके जाने से डेंट लगेगा? अब वो तो विषय बात की है, लेकिन वो क्रिश्चियन थी। मैंने साइमन मरांडी को JMM के रूठे हुए थे, उनको टिकट दिया था, वो क्रिश्चियन थे। हमने उस समय हम कार्डिनल, यहाँ जो एशिया के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं ईसाई समुदाय के, उन्होंने कहा था बीजेपी के प्रति मेरी धारणा बदल रही है। मेरा ये कहना है कि हम न सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। झारखंड का जो सामाजिक संतुलन है वो सबको मिला के ही पैदा होगा, और हम यहाँ कोई विद्वेष पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन JMM, कांग्रेस और RJD जातिवाद, कॉम्युनल फीलिंग और आदिवासी गैर आदिवासी, यही इनका राजनीतिक आधार है। हम चाहते हैं झारखंड बनाया है तो ऐसे विघटनकारी तत्वों से झारखंड को बचाएंगे। आदिवासी बेल्ट जो सीटें हैं 28, वो बीजेपी के लिए हमेशा एक दुखती रग साबित हुई है, क्योंकि वहां पर JMM और अभी तो RJD भी अपना कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा दिखा रही है। आपको लगता है आजसू के आने से एक तो इम्पैक्ट हो गया, इस बार आपने एक अच्छी पहल की है कि सारा गठबंधन जो है वो यूनाइटेड दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ आदिवासी जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ पाएंगे इस बार? देखिए, मैं तो पहली बार आपसे बात कहूंगा कि जो आपने पहले उठाया कि दुखती रग नहीं है मेरे लिए दुखती रग। मैं एक साथ यहाँ पर 11 सीटें, 14 सीटें आदिवासी का जीता है। मैं जब अध्यक्ष था, गुमला जीता था, सिसई जीता, सिमडेगा जीता, खूंटी जीता, तोरपा जीता, सरायकेला जीता, ऐसे यानी कोल्हान में हम ही थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पिछले चुनाव में हम जरूर हार गए, मनोहरपुर, ये सब हमारी सीटें थी, और हम उसको फिर से रिगेन करेंगे। अंत में चलते चलते एक सवाल, हेमंत सोरेन के ऊपर इतने आपने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, वो भी और उनकी धर्मपत्नी भी, दोनों लोग जाकर बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने जबरन उनके साथ ऐसा किया, एक आदिवासी के साथ, एक आदिवासी बेटे के साथ, एक मुख्यमंत्री के साथ। उनकी इमोशनल अपील आपको लगता है बीजेपी के खिलाफ जा सकती है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जिसको आप निरक्षर समझते हैं वो भी राजनीति की कुछ पाठ पढ़ता है और जानता है। किसी के कह देने से वो निर्दोष नहीं होता। लेकिन हाईकोर्ट ने एक लाइन ऐसी बोली थी जिसको वो हर जगह सुना रहे हैं जाकर। हाँ, सुना रहे होंगे। ये जो ईडी है, CBI है और हाईकोर्ट का मामला हो सकता है, इसका राजनीतिकरण यदि वो कर रहे हैं, और ये सभी एक प्रकार की ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसको हम राजनीति में नहीं घसीटना चाहते। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था यदि देश के अंदर भ्रष्टाचार के काम कर रहा है, ऐसे तो मैं आपको उदाहरण देने लगूंगा तो कहां से जमीन आया दुमका में, कहां से जमीन, आप आदिवासी को सिर्फ CNT SPT एक्ट में अपने थाने में खरीदने का अधिकार है, लेकिन आज आप चले जाइए दुमका में, इनके पास में जमीनों का अंबार है, रहने वाले बोकारो के हैं,
रहने वाले शिबू सोरेन की पूरी परिवार जो है बोकारो की है। तो मतलब ये भ्रष्टाचार के पैसे हैं आप कहना? जो कभी गिरिडीह जिले में आता था, मेरे जिले में आता था, तो ये कहां से आए, कैसे आ गए? हमारे देश में अटल जी भी राजनीतिक रहे, एक झोपड़ी नहीं बना पाए। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग रहे जिनके पास रहने का एक मकान नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये बड़े नेता थे, हम लोगों से बड़े थे शिबू सोरेन, लेकिन आज उनके यहां जो कुछ है उसको देखने के बाद आंख फट जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक पाठ जो आपने पढ़ा है, सामाजिक विद्वेष मत फैलाइए और भ्रष्टाचार को नक्सल कई ऐसे हुए जो उन्होंने दर्जनों भर हत्याएं की, लेकिन सबूत के अभाव में वो छूट जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं उन्हें नक्सल नहीं कह रहा हूं। सबूत जो होता है वो कई बार समय पर कानून के सामने नहीं आता है। सबूत तो केंद्रीय लेकिन एजेंसियां समाज जो है लेकर आ रही थी ना, लेकिन वो नहीं लेकर आ पाई। लेकिन समाज जो है हाँ। वो सब कुछ जानती है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। तो ये पब्लिक आपकी तरफ आएगी इस बार चुनाव में, कॉन्फिडेंट? निश्चित आएगी, क्योंकि यहाँ की जनता भाजपा की है और भाजपा यहाँ की जनता की है, क्योंकि हमने ये राज्य बनाया है और उनको पता है कि इस क्षेत्र के जो दबे कुचले लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए राज बनाया, बीजेपी ने बनाया। और जो अटल जी ने किया उसको मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, काफी बेबाकी से आपने बिना रुके हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र राय। डॉक्टर रविंद्र राय डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए और खासकर झारखंड चुनाव में अब आने वाले दिनों में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है उसका खुलासा करते हुए बीजेपी के नए बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सहयोग हो, मैं यही चाहता हूँ।